परिवार के सभी सदस्य, दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और हिंदू अध्ययन केंद्र के भी अध्यक्ष प्रोफेसर ओमनाथ दिमली जी, उनके साथ दिल्ली से ही पधारे हुए डॉक्टर ब्रजेश गौतम जी, डॉक्टर सोमवीर जी जो अपनी श्रीमती जी के साथ आए हैं, प्रोफेसर दिमली जी भी डॉक्टर श्रीमती पूनम जी के साथ आए हैं, और प्रिय विद्यार्थियों, ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मुझे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में कार्य करने का अवसर मिला। मैं बहुत लंबा नहीं कहूँगा क्योंकि कार्यक्रम वास्तव में लंबा हो गया और आप सब लोग भोजन की प्रतीक्षा में हैं। ये बहुत स्वादिष्ट भोजन डॉक्टर श्रीमती सुनीता सेनी जी और उनकी टीम ने एक बड़ी व्यवस्था के साथ बनवाया है। लेकिन कुछ अपनी बात कहता हूँ। लगभग 35 साढ़े 35 साल पहले आप समझ लीजिए, या 35 वर्ष ही कहूँ, जब मैं हरिद्वार से यहाँ आया तो मेरे पास संपत्ति के रूप में जो है ना एक ट्रंक था। ट्रंक में कुछ पुस्तकें थीं। एक मेरे पास वहाँ गुरुकुल में मेज होती थी तो उसको भी मैं रख के लाया था बस के ऊपर। एक बिस्तर था और याद है मुझे अच्छी तरह जेब में 700 रुपये थे। यही था, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। मैं अकेला था। लेकिन यहाँ आने के बाद ये जो पूरा परिवार आप देख रहे हैं ना, ये जो संपत्ति है मेरे मार्गदर्शकों की संपत्ति, मुझे आचार्यों की संपत्ति, मेरे विद्यार्थियों की संपत्ति, मुझे जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई वो संपत्ति, मेरे यहाँ जो संबंध बने वो संपत्ति, और आर्थिक दृष्टि से भी विश्वविद्यालय ने मुझे संपन्न कर दिया। आज मेरे पास सब कुछ है। मैं अकेला ही चला था, पर ये सब जो है ना, ये यात्रा बहुत अच्छी यात्रा रही। आप लोगों ने इतना सारा कहा है, मैं जानता हूँ कि उसमें बहुत सी चीज़ें अतिशयोक्ति भी हैं। आप सब लोगों ने ना इतनी प्रशंसा की कि कई बार मुझे संकोच हो रहा था। और हमारे यहाँ शास्त्र तो कहता है कि आदमी को अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए, अपनी प्रशंसा को सुनने से भी बचना चाहिए, नहीं तो कई बार व्यक्ति को जो है ना अलग तरह की फीलिंग आने लगती है, उसे ऐसा होने लगता है कि वास्तव में वो कोई बहुत बड़ा है। ऐसी बात नहीं है। जब मेरा ये सेवानिवृत्ति का समय नज़दीक आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि अपने सेवानिवृत्ति के समय पर क्या कहूँगा। कभी कभी जब मुझे ऐसी बात होती है तो कभी कभी कविता भी सूझती है, तो मैं कुछ लिखने लग गया। लेकिन चूँकि विभागाध्यक्ष महोदया और विभाग के प्रयत्नों से मुझे पुनः एक कार्य करने का औपचारिक विश्वविद्यालय ने एक प्रस्ताव दिया है, तो अब वो बात तो, लेकिन फिर भी कविता जो कुछ पंक्ति लिखी थी वो बीच में मैंने रोक दी। लेकिन जो लिख गई थी उन पंक्तियों को आज कहने का मुझे मन कर रहा है। एक दिन आपसे हम बिछड़ जाएंगे, हमने सोचा न था, हमने जाना न था। देखते देखते दिन यूं ढल जाएंगे, हमने सोचा न था, हमने जाना न था। एक आती लहर हमको लाई यहाँ, हमने प्यारी सी दुनिया बसाई यहाँ।
आज जाती लहर हमको ले जा रही, जिंदगी फिर नया राग है गा रही, लेके जाएगी हमको यहाँ जहाँ ये लहर, हमने सोचा न था, हमने जाना न था, एक दिन आपसे यूं बिछड़ जाएंगे, हमने सोचा न था, हमने जाना न था। चलिए, लेकिन ये कविता जो है ना बीच में फिर कुछ अलग तरह की सुगबुगाहट होने लगी। डॉक्टर सुनीता जी कहने लगी कि तो फिर कविता पूरी बनाई नहीं है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं विभाग में आया तो मुझे मेरे बड़ों का मैडम बहन बैठी हैं। देखो, जब हम विभाग में आए तो सब हमसे बड़े थे। मैं और प्रोफेसर आशा जी आए थे और उन सब बड़ों ने ना हमारा ऐसा मार्गदर्शन किया कि हमें उनके मार्गदर्शन में सीखने का, ये जो जिन गुणों की बात आप कर रहे हैं ना, ये गुण हमने अपने बड़ों से सीखे। मैं जब आया तब प्रोफेसर विद्यालंकार थे जो हमारे सबसे शीर्ष पर थे। उसके बाद प्रोफेसर सूर्यकांत भारद्वाज, डॉक्टर ईश्वर सिंह, डॉक्टर यजनवीर, प्रोफेसर जैन जो हमारे सामने बैठे हैं, मैडम मंजुला गुप्ता, डॉक्टर बलदेव सिंह, डॉक्टर बलवीर आचार्य, ये सब हमारे सीनियर थे जिनसे हमने सीखा। हम पढ़ के ही तो आए थे। मैं तो सीधा ही पढ़ के आया था, थोड़ा बहुत गुरुकुल में पढ़ा रहा था, लेकिन विश्वविद्यालय में चीज़ें कैसे होती हैं मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं जिन कपड़ों में पहली बार क्लास में गया तो उसके लौटने के बाद ना प्रोफेसर सूर्यकांत भारद्वाज ने मुझसे कहा कि सुरेंद्र जी आप मेरे साथ चलो, आपको कुछ मैं कपड़े दिलवाऊंगा। कैसे रहना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, ये बड़ों ने हमें सिखाया। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे बड़ों के साथ साथ अपने छोटों का भी। हमारे बाद जो लोग आए, जैसे हम लोगों के बाद सबसे पहले प्रोफेसर सुनीता जी आई, फिर डॉक्टर श्री भगवान आए, बाद में सुषमा नारा और डॉक्टर रवि प्रभात आए। इनका भी तो हमें तो बड़ों का स्नेह और छोटों का सम्मान मिला है, बीच में जैसे सुरक्षित होता ना। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, दो उसके साथ थे, उसको भय लग रहा था, लेकिन वो जो है ना अपने भय पर काबू करते हुए उनसे बोला कि भाई कोई बात नहीं, डरो मत, एक मेरा आगे हो लो, एक मेरे पीछे हो लो। भाई हम तो जो है ना भयभीत होते हुए भी जो है ना, हमारे बड़े हमारे आगे थे और फिर हमारे छोटे हमारे पीछे, बीच में जो है ना ये प्रतिष्ठा जो है ना ऐसे ही मिल गई, क्योंकि बड़ों की जो कमाई थी और बाद में पीछे छोटे आ रहे थे जिन्होंने उस जो है ना ध्वज को संभाल लिया, तो बीच में चलने वाले की जय जयकार तो ऐसे ही हो जाती है, वैसे ही हो रही है। खैर, एक स्मरण और मुझे आता है, डॉक्टर बलवीर आचार्य बैठे हैं, जो भूपेंद्र संस्मरण सुना रहा था ना, उसमें उसने कुछ अपनी तरफ से जोड़ दी चीजें, लेकिन संस्मरण वास्तव में ये था कि डॉक्टर बलवीर आचार्य, मुझे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो ये भी वहाँ एमए वेद की परीक्षा लिखने गए थे और हम दोनों ही परीक्षा लिख रहे थे। प्रथम वर्ष में मिलना हुआ हमारे, वहाँ इनसे परिचय हो गया। और बाद में जब यहाँ जगह निकली, जगह भी अंतिम तिथि को, जिस दिन लास्ट डे थी, मुझे दिल्ली में मैं था और किसी मेरे परिचित ने कहा कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में जगह निकली, आप अप्लाई कर दीजिए। सौभाग्य से डिग्री मिलने के बाद मैं अपने सर्टिफिकेट जो है ना अपने साथ लेके चलता था, पता नहीं कहाँ ज़रूरत पड़ जाए किस तरह की। तो उस दिन मैं यहाँ आ गया, सुबह आया, मैंने फॉर्म खरीदा, फॉर्म सर्टिफिकेट्स मेरे साथ थे,
और मैंने लगा के, लेकिन पूरी प्रक्रिया, अब हम लोग तो गुरुकुल से निकले हुए थे, इतना लंबा फॉर्म अंग्रेजी में और उसको धीमे भरते भरते ना पूरा दिन ही निकल गया। फिर फोटोकॉपी की भी ऐसी सुविधाएं नहीं थी, फोटोकॉपी करा के लगाते समय बिल्कुल लास्ट समय पर जो है ना हम लोग पहुँचे, कुछ और लोग लाइन में लगे थे, मैं भी लग गया। वो 5 बज गए थे और वो फिर उसने जो अंदर से फॉर्म लेने वाला था उसने मना कर दिया, "अरे अब नहीं किसी का फॉर्म अब नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा।" लेकिन जो लाइन में लगे थे उन्होंने कहा, भाई जो लाइन में लगे उनका तो फॉर्म ले लो। तो खैर उसने हमारा फॉर्म ले लिया। जब मेरा फॉर्म वो ले रहा था तो मैंने कहा एक डायरी नंबर भी दे दो। तो बोला, अरे तेरा फॉर्म ले लिया तो तू खत्म हो गया। ये पहला एक्सपीरियंस था रोहतक का मेरा। मुझे तो, क्योंकि मैं तो हरिद्वार से आया था, गुरुकुल में पढ़ा था, हरिद्वार से आया था, ये भाषा सुन के मेरे लिए तो बड़ा अजीब सा था। पर कोई बात नहीं। चलिए कुछ समय बाद जो है ना इंटरव्यू के लिए लेटर पहुंच गया, इंटरव्यू लेटर। तो गुरुकुल में मुझे जब इंटरव्यू लेटर मिला तो शाम को मिला, तो मैं सुबह इंटरव्यू है, मैं आया, दिल्ली आ गया। मेरे मित्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, म्यूजिक विभाग में वो एमए कर रहे थे, विदेशी व्यक्ति थे, मैं उन्हीं के पास आके ठहरा। तब मैं वहाँ गुरुकुल में पढ़ाता था तो थोड़ी दाढ़ी रखता था। तो बोले कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो? मैंने कहा। तो उन्होंने कहा मेरी सलाह मानोगे? मैंने कहा मानूंगा। कि भैया दाढ़ी में इंटरव्यू मत देना। मैंने पढ़ा है कि आपका जो वाइस चांसलर है ना फौज का रिटायर्ड जनरल है, और ये फौजी लोग दाढ़ी पसंद नहीं करते, उसकी बात उसने मुझे कहा। लेकिन मैंने कहा मुझे तो भाई ये दाढ़ी मैंने कभी बनाई नहीं, और रात हो गई थी तो वहाँ तो कोई दुकान नहीं खुली थी। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो सुबह रोहतक जल्दी जाना और अपनी दाढ़ी बनवाना, तब इंटरव्यू देने जाना। मैं रोहतक जल्दी आया, तब बसें अंदर होके जाती थी, मॉडल टाउन में यहाँ रुकती थी, यहाँ मैं उतर गया डी पार्क पे। मैंने वहाँ सुबह अपनी दाढ़ी बनवाई, उसके बाद इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में मुझे अच्छी तरह याद है कि जो सीरीज़ थी जिसमें मेरा चौथा नंबर था, जब मुझे इंटरव्यू पे बुलाया गया, मेरे साथ कुछ और भी मेरे परिचित मित्र थे जो इंटरव्यू देने आए थे, जिनके साथ मैं पहले से परिचित था। उसमें प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार जी भी थे। बस इंटरव्यू में एक व्यक्ति का इंटरव्यू अंदर चल रहा है, मुझे यहाँ बिठा दिया गया, और मैं जब बिठाया गया ना, जब कि अब इसके बाद मेरी बारी आने वाली है, तो अजीब सी चीज़ है ना अंदर। लेकिन जो हमारे आचार्यों ने बताया था कि ऐसी कोई बात हो तो थोड़ा प्राणायाम करके ना, और फिर क्या है भाई ठीक है, जो आता है वो बता देंगे, नहीं आता है, और इस भाव से कि आप इस अपेक्षा से इंटरव्यू में अपीयर न हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अपनी बात कहें, ऐसा मन में सोच करके मैं चला गया। खैर अंदर इंटरव्यू हो गया और मैं बाहर आया। बाहर कुछ और जो प्रोफेसर वीरेंद्र जी ने ही शायद मुझसे पूछा हो, कहा हो कि क्या हो रहा है अंदर। मैंने कहा संस्कृत में इंटरव्यू ले रहे हैं और मुझसे ये प्रश्न पूछे गए। ये कहकर मैं चला गया। भूखा था, जा कर के मैंने बस स्टैंड पे, वहाँ पास में ढाबा था, रोटी खाई, फिर मैं बैठ गया सीधी। अब हरिद्वार के लिए बस नहीं थी, पानीपत तक गया, फिर वहाँ से ऐसे ऐसे करके पहुँच गया। लेकिन जो बात कहना चाहता हूँ कि शायद 10 तारीख को इंटरव्यू था, जहाँ तक मैं याद करता हूँ, 10 अक्टूबर। लेकिन मुझे तो अभी वैसे ही लग रहा है। हाँ तो तुरंत ही होते थे, तब तो कोई ये ईसी की मीटिंग नहीं होती थी। इंटरव्यू हुआ उसके तुरंत बाद ही लोग उसी समय भी ज्वाइन कर लेते, सेम डे भी करते थे। तो मैं तो अपने कमरे में गुरुकुल में सो रहा था शाम का, दोपहर का भोजन करने के बाद, तब आचार्य जी का एक भेजा हुआ ना टेलीग्राम मुझे मिला, आपकी नियुक्ति हो गई, रोहतक पहुंचा। वो नियुक्ति पत्र तो वास्तव में बहुत देर से पहुंचा वहाँ, जैसा भूपेंद्र बता रहा था, लेकिन मुझे आचार्य जी के, और वो मेरी जो फाइल है ना सर्विस फाइल, उसमें सबसे पहले वही टेलीग्राम आज भी लगा हुआ है, आचार्य जी को भेजा। आचार्य जी से इतना ही परिचय था कि गुरुकुल में वहाँ मिले थे।
और मैं इंटरव्यू देने आया था तब भी विभाग में मिल के गया था। तो ये सारे संस्मरण हैं जो मैंने आपको कह दिए। आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं संस्कृत विभाग का पूरी तरह से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर सुनीता जी और उनकी टीम का, मेरे अग्रज लोग यहाँ जो विभाग को जिनका मार्गदर्शन हमें मिला, प्रोफेसर जैन यहाँ हैं, प्रोफेसर मेहरा जी यहाँ हैं, प्रोफेसर आचार्य हैं, प्रोफेसर आशा जी हैं, डॉक्टर कुलारिया जी भी हैं। कह दूँ तो बगावत है ना क्योंकि डॉक्टर कुलारिया कुछ अपनी बात कह रहे हैं तो लोग समझते हैं कि बगावत कर रहा है, कह दूँ तो बगावत। डॉक्टर कुलारिया के साथ भी पूरा आनंद आया काम करते हुए। चीज़ों को देखने का, सूक्ष्म दृष्टि से समालोचना करने का अद्भुत सामर्थ्य उनमें है। मेरे परिवार के सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और क्या कहूँ, धन्यवाद। मैं माताजी पिताजी को करके मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बीना मैम आप आए। शोधार्थीगण, हमारे शोधार्थी भी मंच पर आ जाए। सोनू, एक बार किसी को बुलाना।